मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषण का प्रभाव। वायु प्रदूषण स्वस्थ जीवन के लिए बहुत बड़ी खतरा है तो स्वस्थ जीवन के लिए खतरा। वायु प्रदूषण पृथ्वी पर जीवित प्राणियों के स्वस्थ जीवन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इसके विभिन्न प्रतिकूल प्रभाव जो इफेक्ट होती है, इसके प्रभाव के कारण इसका जैसे एक होती है ग्लोबल वार्मिंग, जिसके हम सबको परिचित है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन मानव स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालते हैं। वायु प्रदूषण धूम्रपान, धूल के कण, पक्षयुक्त पदार्थ इत्यादि के रिसाव के माध्यम से पर्यावरण में फैलता है और फिर विभिन्न रोगों के रूप में लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित भी करता है। लोगों द्वारा दिन प्रतिदिन इतनी तेजी से गंदगी फैलाई जा रही है कि विशेष रूप से बड़े शहरों में, जिससे शहर का पर्यावरण बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रदूषित हो रही है। इसके अलावा उद्योगों, वाहनों आदि से जो धुआं निकलती है, वो धुआं और प्रदूषित गैसें भी वायु प्रदूषण में अपना एक योगदान देते हैं। प्रदूषणकारी गैस के अलावा जैसे परागकण, धूल, मृदा मतलब मिट्टी, मृदा कण आदि जैसे कुछ प्राकृतिक प्रदूषक भी वायु प्रदूषण का स्रोत होते हैं। एक रिसर्च ये कहता है कि अगर हवा में मौजूद धूल कणों की सांद्रता में 10 माइक्रोग्राम की कमी आती है तो व्यक्ति के जीवन का 0.77% प्रतिवर्ष बढ़ता है, जबकि जीवन की अगर हम कुल अवधि को देखते हैं तो कुल जीवन की अवधि टोटल एक एवरेज में 15% बढ़ सकता है। यानी जिनका आयु आपका 50 ईयर्स होंगे वो 7.5 साल तक और जी सकते हैं। जिनका आयु 100 वर्ष तक होंगे वो 115 वर्ष तक जी सकते हैं। वायु प्रदूषण का हृदय और मस्तिष्क के रोगों से गहरा से सीधा संबंध होते हैं। 2.5 की मात्रा अत्यधिक वायु प्रदूषण का संकेत मानी जाती है, जिसमें विभिन्न बीमारियों का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। वायु प्रदूषण संबंधी रोगों की बढ़ती संख्या। वायु प्रदूषण के सबसे बड़े कारणों में से एक कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसे गैसें होती है। इसके अलावा कारों, बसों और ट्रकों से उत्पन्न होता हुआ जो धुआं होती है, ये धुएं भी वायु प्रदूषण संबंधी रोगों के प्रमुख कारणों में से एक माने जाते हैं। इसके अलावा ये गैस के कण व्यक्ति के फेफड़ों के माध्यम से रक्त में चले जाते हैं और स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाते हैं। हाल में किए गए शोध के अनुसार प्रदूषण के जो कण के संपर्क में आने से मानव के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा है। वायु प्रदूषण श्वसन प्रणाली में बाधा डालने और ब्रेन के यानी मस्तिष्क के रोगों के साथ साथ दिल के दौरे का भी इसका मुख्य कारण वायु प्रदूषण को पाया गया है। वायु प्रदूषण के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, क्योंकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का प्रभाव। देखो यहीं से क्वेश्चन बन जाती है, इतने सारे जो बारीक बातें हैं इसी में से क्वेश्चन साइंटिफिकली बन जाते हैं कि वायु प्रदूषण के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। नोट करना है इसको, क्यों बढ़ता है? क्योंकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का प्रभाव सूर्य से आने वाली गर्मी के कारण बढ़ जाते हैं। एग्जाम में इन्हीं सब का नाम पूछ लेंगे कि तापमान में वृद्धि होने के लिए कौन कौन से कंपाउंड आपका जिम्मेदार है। इन्हीं कंपाउंड में से नाम आपको दे देंगे, इसलिए आपको इसको याद कर लेने होंगे। तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का प्रभाव सूर्य से आने वाली गर्मी के कारण बढ़ जाता है, जिससे स्वास्थ्य को अधिक नुकसान हो सकता है। तापमान में अचानक वृद्धि के कारण अलग अलग रोगों जैसे दस्त, पेट में दर्द, उल्टी, सिर दर्द, बुखार और शरीर में दर्द की संख्या भी काफ़ी बढ़ जाती है। गर्मी में वृद्धि से त्वचा के जो स्किन डिजीज होती है, त्वचा के रोग और खुजली की समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। प्रदूषित हवा में मौजूद धूल कण और मिट्टी की मात्रा में वृद्धि के कारण अधिकांश लोगों में कई प्रकार के स्किन डिजीज यानी त्वचा के रोग होने लगते हैं।
फेफड़ों के रोग। हमारे स्वास्थ्य पर प्रदूषण का गहरा असर पड़ता है। इससे आपका अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD बढ़ता है, जिनमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जैसे रोग शामिल होते हैं। वायु प्रदूषण का मानव शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हवा में मौजूद एलर्जी और रासायनिक तत्व विभिन्न रोगों का उत्पादन करते हैं। वायु प्रदूषण के कारण होने वाले रोगों में सबसे आम उदाहरण है क्या क्या। अब ये नाम आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वायु प्रदूषण से कौन कौन से रोग मुख्यतः होते हैं। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस के बाद स्किन डिजीज, COPD, आँखों में जलन और श्वसन रोग इत्यादि रोग होते हैं। फेफड़ों के रोगों का मुख्य कारण क्या होते हैं? विशेषकर बच्चों में वायु प्रदूषण ही होते हैं, खासकर बच्चों में। इसके अलावा इसको भी आपको याद करने हैं। इसके अलावा कई प्रकार के एलर्जी से भी लोग परेशान रहते हैं या हो रहे हैं। वायु के गर्मी के मौसम में प्रदूषण के तत्व बढ़ जाते हैं, ये आपने नोटिस भी किया होगा। वायु में रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, याद रखना, रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर RSPM, इसकी मात्रा, ये जब अधिक मात्रा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि यह कई श्वसन रोगों के कारण होते हैं। अब बात करेंगे कैंसर की। कैंसर, वायु प्रदूषण से फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इस तथ्य को बहुत पहले ही पहचाना जा चुका है कि प्रदूषित हवा और अस्थमा जैसे फेफड़ों के रोगों का सीधा संबंध होते हैं। तेजी से बढ़ता प्रदूषण फेफड़ों के कैंसर फैलने का मुख्य कारक होते हैं। हाल के स्टडीज से ये पता चला है कि वायु प्रदूषण फेफड़ों के कैंसर और विभिन्न हृदय रोगों के बीच में गहरा संबंध स्थापित पाया गया है। यद्यपि धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर का सबसे बड़े कारण में से एक माने जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग अपने आसपास के वातावरण में मौजूद प्रदूषण के कारण कैंसर का शिकार हो जाते हैं। और आप जानते हो कि धूम्रपान भी एक डायरेक्ट होती है, पैसिव तरह से भी होती है। जैसे जो धूम्रपान करते हैं उनका तो जो नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उससे ज़्यादा नुकसान उनका होता है जो धूम्रपान तो नहीं करते, लेकिन जो धुआं जो रिलीज करते हैं धूम्रपान करने वाले व्यक्ति, उनके जो स्मोक होते हैं वो जब सांसों से लेते हैं, तो जो स्मोकिंग नहीं करते उनको ज़्यादा खतरा होता है। एक और तरह के धूम्रपान का तरीका सामने आया है कि धूम्रपान करने के बाद जो पार्टिकल्स होते हैं, धुएं के पार्टिकल, जैसा सिगरेट इत्यादि का जो धुआं होता है, अगर कोई घर में बैठ के धूम्रपान करते हैं तो ये धुएं का पार्टिकल घर के बहुत, जैसे चेयर्स हो गए, फर्नीचर्स हो गए, या बाकी जो दीवारें होते हैं दीवार में हो गए, और बाकी सब जैसे बुक्स वगैरह, किताब वगैरह, कपड़े वगैरह जो होते हैं उसमें जाकर चिपक जाते हैं। और उसके बाद उसका उपयोग, उस जगह में बैठना या उसका टच करना, जब बच्चे उसका टच करते हैं या उनके संपर्क में आते हैं तो बच्चे उसका शिकार हो जाते हैं। ये एक आपका नया पैसिव तरह से धूम्रपान का एक तरीका पता चला है। इस तरह से जो धूम्रपान के जो बच्चे, घर के खासकर बच्चे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को ये पता ही नहीं होता कि इनके ज़रिए और भी, जैसे मान लो किसी ने धूम्रपान किया, उस समय बच्चे घर पे नहीं थे, लेकिन ये पार्टिकल उनके घर के फर्नीचर और घर के बुक्स वगैरह या कपड़े वगैरह में जाके चिपक गया। उसके बाद जब छोटे बच्चे अगर घर पे आते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसको हैंडल करते, उसके संपर्क में आते हैं, तो उस पार्टिकल का जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बच्चे में भी ट्रांसफ़र होता है। और इसके ये जब एक लंबे समय तक चलती है तो बच्चे में बहुत सारे बीमारियों का घर बन सकता है, जबकि बुजुर्गों को ये पता भी नहीं होता हमेशा कि इसका कारण ये हो रही है। इसका कारण उनका धूम्रपान है जो बच्चे को असर कर रहा है। ये सारे आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हमारे देश में फेफड़े के कैंसर, ट्यूमर और तपेदिक के प्रकोप में तेजी से वृद्धि के प्रमुख कारणों में से धूम्रपान और वायु प्रदूषण शामिल है।
जो लोग संकरे और छोटे घर में रहते हैं जहां धूप और वायु की पहुंच नहीं होती, या ऐसी जगह पर जहां काम करने के लिए जाते हैं जहां वातावरण में धुआं, धूल, कपास के फाइबर या विभिन्न धातुओं के कण मौजूद होते हैं, वो फेफड़ों के कैंसर के खतरे से ग्रस्त होते हैं। फ्रिज से निकलती क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो हम बात करते हैं उस दिन, ये पर्यावरण में ओजोन की सतहों को नुकसान पहुंचा रही है, जिससे त्वचा कैंसर यानी स्किन कैंसर, जिसको हम लोग मेलानोमा कहते हैं, इसका खतरा ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए आज के जो नए फ्रिज आते हैं इसमें इन एसी फ्रिज इन सब में से आपका इस तरह की गैस निकलती थी। अब नए टेक्नोलॉजी में ऐसा किया गया कि ये सब ना निकले, काफ़ी चीज़ चेंज किया गया है। फिर हम बात करेंगे हृदय रोग की, हार्ट रोग की। लंबे समय तक ध्यान रखना, आपको एग्जाम में जो पूछे जाएंगे इन रोगों का उत्पत्ति का कारण कैसे कैसे लिंक होते हैं आपका एयर पोल्यूशन के साथ, वायु प्रदूषण के साथ, ये सब बहुत पूछे जाते हैं। और खासकर जो डेटा होंगे परसेंटेज के आधार पे, वो सब जो आपको याद करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। लंबे समय तक कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के संपर्क में रहने से दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाती है। यह खतरा जनसंख्या के 0.6 से 4.5% तक को प्रभावित कर सकता है। छाती में दर्द, कफ, सांस लेने में दिक्कत, सांस लेते समय आवाज़ निकलना और गले का दर्द भी वातावरण में दूषित हवा में सांस लेने का लक्षण हो सकता है। कमज़ोर दिल वाले लोग वायु प्रदूषण के लिए आसान निशाना साबित होते हैं। कार्डियोवास्कुलर रोग हृदय की मांसपेशियों को कमज़ोर करने और शरीर में रक्त संचारित करने में असमर्थता का कारण होता है। हृदय रोग से पीड़ित लोगों के लिए खतरा बढ़ने के कारण लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेना होता है। जैसे ही गर्मी बढ़ती है, शहर में वायु प्रदूषण भी बढ़ जाता है। वायु प्रदूषण का संबंध कोरोनरी स्ट्रोक, इसमें वृद्धि की घटनाओं के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। फिर होती है आपका मस्तिष्क का विकार। वायु प्रदूषण महानगरों में रहने वाले लोगों के मस्तिष्क के कामकाज को भी प्रभावित कर सकता है। शोधकर्ताओं ने इस तथ्य पर अत्यधिक जोर दिया कि इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि वायु प्रदूषण के कारण बड़े शहरों या महानगरों में रहने वाले लोगों के मस्तिष्कों में नैनो कण मतलब नैनो पार्टिकल पाए जा सकते हैं। वायु प्रदूषण के इस तरह से मस्तिष्क का क्षति पैदा कर सकता है कि आज के समय में यह स्वास्थ्य के नए जोखिम के रूप में उभर रहा है। इससे पहले वायु प्रदूषण की दिल और सांस के रोगों के लिए जिम्मेदार माना जाता था, लेकिन नए शोध यानी नए रिसर्च के अनुसार बड़े और भीड़भाड़ वाले शहरों में वायु प्रदूषण के कारण हमारे दिमाग में प्रदूषण के लाखों कण प्रवेश कर जाते हैं। कुछ लोगों के दिमाग के ऊपर किए गए परीक्षण से यह पाया गया है कि 10 लाख मस्तिष्क टिश्यू में लाखों चुंबकीय पल्प कण पाए गए हैं। ये कण हमारे मस्तिष्क को दीर्घकालीन नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है, क्योंकि इन्हीं में से किसी जगह पे क्वेश्चन बना के जरूर पूछे जाएंगे। मानव मस्तिष्क में पाए जाने वाले अधिकांश मैग्नेटिक अर्थात चुंबकीय लोहे के ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड कहते हैं इसको, इनके कंपाउंड यानी इनके यौगिक का मुख्य रूप उच्च मात्रा में उद्योगों से निकलने वाले वायु या प्रदूषित वायु की वजह से बनते हैं। जब अल्जाइमर रोग से पीड़ित रोगियों की जांच की गई तो डॉक्टरों ने पाया कि उन रोगियों में उनके दिमाग में मैग्नेटाइट के मौजूद होने की मात्रा काफ़ी उच्च होते हैं। जाहिर है इस शोध ने मस्तिष्क रोगों से जुड़े नए पर्यावरणीय जोखिमों को उजागर किया है। क्या था आपका, याद रखेंगे कि मानव मस्तिष्क में पाए जाने वाले अधिकांश मैग्नेटाइट चुंबकीय लोहे के ऑक्साइड के यौगिक का मुख्य रूप उच्च मात्रा में उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित वायु की वजह से बनते हैं।
जब अल्जाइमर रोग से पीड़ित रोगियों की जांच की गई तो डॉक्टरों ने पाया कि उन रोगियों के दिमाग में मैग्नेटाइट के मौजूद होने की मात्रा काफ़ी हाई है, उच्च है। जाहिर है इस शोध ने मस्तिष्क रोगों से जुड़े नए पर्यावरणीय जोखिमों को उजागर किया है। प्रदूषण के कणों का एक बड़ा हिस्सा सांस के माध्यम से शरीर तक पहुंचता है और ब्रोंथाई नामक 2 ट्यूबों के माध्यम से ये आपका त्वचा में पहुंच जाता है, जिससे प्रत्येक ट्यूब फेफड़े से जुड़ी होती है। यहाँ तक कि अगर इसका एक छोटा सा हिस्सा भी मस्तिष्क तक पहुँचता है तो यह शारीरिक तंत्र पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। चुंबकीय प्रदूषक के कण मस्तिष्क तक पहुंचने वाली धमनियों और संकेतों को रोक देता है, जिससे अल्जाइमर रोग भी हो सकते हैं। फिर गुर्दे की बीमारी। वायु प्रदूषण के कारण लोगों को पहले से ही अस्थमा और श्वास में कठिनाई जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता था, पर अब हालिया मतलब लेटेस्ट आपका जो रिसर्च हुई है, अनुसंधान के अनुसार यह गुर्दा संबंधी रोगों का भी कारण बन सकता है। इससे यह पता चला है कि वायु प्रदूषण झिल्लीदार नेफ्रोपैथी, इसका एक किडनी रोग है, एक किडनी रोग जो स्वयं या अन्य बीमारियों के साथ हो सकता है। तो इससे ये पता चला कि वायु प्रदूषण झिल्लीदार नेफ्रोपैथी के विकास संभावना बढ़ जाती है, जो कि गुर्दे की मतलब किडनी की विफलता का प्रमुख कारण है। किडनी फेलियर की बहुत बड़ी वजह है। गर्भवती महिलाओं, अजन्मे और नवजात शिशुओं को खतरा। किसी भी महिला के लिए गर्भावस्था और प्रसव के बीच का समय सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जन्म के पहले और बाद में बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हमेशा एक प्रकार का खतरा होता है। प्रमुख अस्पतालों के स्त्री रोग विशेषज्ञ और बच्चे के विशेषज्ञ के अनुसार यदि गर्भवती महिलाएं प्रदूषित हवा में अपना जीवन बिताती है तो उनके ऊपर मस्तिष्क की विकृति, अस्थमा और मस्तिष्क का अयोग्य विकास जैसे विभिन्न रोगों का हमेशा खतरा बना रहता है। यदि एक गर्भवती महिला लगातार प्रदूषित हवा में सांस लेती है तो अजन्मा बच्चा मर भी सकता है, उसका डेथ भी हो सकता है। डॉक्टर के अनुसार ऐसे महिलाओं को बच्चों में निमोनिया और बीमारियों से लड़ने की शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। जल प्रदूषण का प्रभाव। पानी का सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। अगर पानी दूषित है तो वह स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। भारत में दूषित पानी की वजह से बहुत से मौतें होती है। पेट से जुड़ी अधिकांश बीमारियां पानी की खराबी की वजह से होती है, क्योंकि बहुत से पेट के रोग आपका अशुद्ध पानी की वजह से होती है। पीने के पानी के स्वस्थता के मामले में यदि कोई असावधानी होती है तो कई तरह के रोग शरीर में बहुत जल्दी आ सकते हैं। अगर पानी में स्वच्छता नहीं होगी तो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। हम आज देखेंगे कि दूषित पानी से होने वाले रोग के बारे में, कि जिससे इनके लक्षण को हम जान के समय रहते हैं हम इसको सुधार कर सकें। एक होती है, इसमें कुछ रोगों के नाम बात करेंगे। डायरिया। भारत में डायरिया के बारे में बात करेंगे। भारत में डायरिया प्रदूषित पानी से होने वाले एक प्रचलित रोग है। क्वेश्चन कैसे आते हैं कि ये रोग किस कारण से होती है, ऐसा भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो भारत में डायरिया प्रदूषित पानी से होने वाले एक प्रचलित रोग है जिससे ज़्यादा बच्चे प्रभावित होते हैं। डायरिया दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है। दिन में यदि हमें 3 या इससे अधिक बार हमें अगर पतला दस्त आता है तो यह डायरिया की तरफ इशारा करता है। डायरिया होने पर हमारे शरीर में पानी की कमी होने लगती है, जिसके कारण हमें डिहाइड्रेशन हो सकता है, यह होता है, जो हमारे लिए एक भयानक बीमारी से कम नहीं है। अगर ऐसे ज़्यादा होते फिर हमको सलाइन वगैरह लगाने पड़ते, पानी चलाने पड़ते हैं डॉक्टर के पास जाकर। टाइफॉइड सल्मोनेला नामक एक बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी है। ये बैक्टीरिया
प्रदूषित पेय खाद्य पदार्थों के सेवन से आंतों में जाकर वहां से रक्त में पहुंच जाता है। यह बहुत ही गंभीर बीमारी है। अगर समय रहते पकड़ में आ जाए तो एंटीबायोटिक्स के देने से वो ठीक हो जाते हैं टाइफाइड। लेकिन टाइफाइड आमतौर पर समय पे हम इसको पकड़ में नहीं आता। शुरू में मामूली बुखार लगता है, जो अक्सर हम इसको इग्नोर अगर करते हैं तो जाके सीरियस बन जाती है। कई बार ये पता ही नहीं चलता कि बच्चों को बुखार है, लेकिन ये बुखार अंदर ही अंदर क्या होती है, पनप रहा होता है। फिर होता है हैजा। हैजा क्या होती है? हैजा भी दूषित पानी से होने वाली एक बीमारी है, जिसे भारत में हर साल हजारों लोग शिकार होते हैं। वैसे हैजा जो है वो विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से फैलता है, और ये आपका एग्जाम क्वेश्चन बन गया कि हैजा की बैक्टीरिया का नाम क्या है। ऊपर हमने देखा था हमने कि साल्मोनेला जो था, ये साल्मोनेला आपका किसका, टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम था। और हैजा के लिए याद रखेंगे एग्जाम में, ये क्वेश्चन हम जब एमसीक्यू करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब हमें मिलेगा कि इसका नाम याद रखेंगे। हैजा रोग विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। यह गर्मियों के अंत में या वर्षा ऋतु के शुरू में फैलता है। अगर इसका सही समय पर इसका अगर इलाज न किया जाए तो यह जानलेवा हो सकता है। दूषित पानी के अलावा हैजा दूषित भोजन और दूध के उत्पाद, कटे हुए फल, साग सब्जियों के कारण भी फैलता है। इसके लक्षणों में रोगी को दस्त आने लगता है और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। फिर आते हैं जापानी बुखार। जापानी, इसका नाम रखेंगे जापानी इंसेफेलाइटिस। जापानी इंसेफेलाइटिस नाम के एक तरह के पानी से संबंधित आपका बीमारी है। इसका मेन कारण क्या है? आपका मच्छर से होता है। इसे हम जापानी बुखार के नाम से कॉमनली जानते हैं। ये रोग विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और कम प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी पावर जिसका कम होता है, प्रतिरक्षक क्षमता वाले कमज़ोर व्यक्तियों में ज़्यादा होता है। इसमें इंसेफेलाइटिस के सामान्य लक्षणों की बात करें तो इसमें बुखार का होना, हमेशा सिरदर्द का शिकायत होना, भूख न लगना, कमजोरी से लगना और बीमारी जैसे कई अनुभव, इसमें कई तरह के लक्षण शामिल होते हैं। उसके बाद भूमि प्रदूषण यानी कि मिट्टी प्रदूषण से होने वाले रोग। पर्यावरण के मुद्दे। पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी हिस्सा मिट्टी कहलाता है। धरती की सतह पर पानी और गर्मी के रूप में अकार्बनिक कारकों से तथा जैविक घटकों जैसे पौधे और सूक्ष्म जीवों से मिट्टी बनती है। पृथ्वी की सतह का लगभग 1/4 हिस्सा भूमि है, लेकिन वर्तमान में आबादी की आधी जनसंख्या के लिए ध्रुवीय क्षेत्रों, रेगिस्तान साइटों और पहाड़ों के कारण रहने के लिए भूमि उपयुक्त नहीं होता है। यद्यपि मनुष्य ने भूमि के संरचना को बदलने की क्षमता प्राप्त की है, लेकिन ये केवल एक छोटे पैमाने पर ही संभव है। सूखे इलाकों जैसे कि सहारा और गोबी के मरुस्थल पर उत्तरी अफ्रीका को रहने योग्य या उपजाऊ भूमि में परिवर्तन करना अब भी हमारे लिए चुनौती बनी हुई है। अभी हम इस पे काम, रिसर्च चल रही है, अभी भी इसमें करना बाकी है। मिट्टी के असंख्य मिट्टी में असंख्य सूक्ष्म जीवों का निवास होता है, जो अपनी क्षमता के अनुसार भूमि प्रदूषण को कम करता है और मिट्टी में शामिल सभी कचरे का अपघटन को सक्रिय करके मिट्टी की उर्वरकता को आपको बढ़ाता है। लेकिन जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव के कारण भूमि प्रदूषण भी तेजी से फैल रहा है। भूमि प्रदूषण के कारण मिट्टी की उर्वरता बहुत कमज़ोर हो जाती है। कभी कभी मिट्टी का डेथ भी हो जाती है, मतलब मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती, जिसको हम बंजर भूमि कहते हैं। रोग फैलने के लिए जिम्मेदार कारक। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की अत्यधिक मात्रा से कृषि उत्पादन बढ़ाने और विभिन्न प्रकार के कचरे के संचय ने भूमि प्रदूषण को जन्म दिए हैं, उत्पत्ति किए हैं। फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए खेतों और विभिन्न प्रकार के उर्वरक मिला दिए जाते हैं। ये यौगिक विभिन्न रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं,
जो मिट्टी को दूषित करते हैं। ये उर्वरक फसलों के उत्पादन को बढ़ाते हैं, और लेकिन उसके साथ एक ड्रॉबैक होता है कि इनमें भी कुछ टॉक्सिन्स यानी कुछ जहरीले पदार्थ होते हैं जो मानव शरीर में फलों और सब्जियों के माध्यम से प्रवेश करते हैं। जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, कीटनाशक होते हैं, वो हमारे शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं और मानव स्वास्थ्य को बुरी तरह से ये इफेक्टेड करते, प्रभावित करते हैं। भूजल प्रदूषित होने के कारण मिट्टी की जैविक संपत्ति भी इसमें समाप्त हो जाती है या हो गई है। इसके अलावा ऐसे मिट्टी से उत्पादित भोजन स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है, इसलिए जब प्रदूषित जहाँ पे मिट्टी होती है वहाँ पे हम भोजन तो खा लेते हैं लेकिन हमें शरीर में न्यूट्रिशन ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती। इसके अलावा औद्योगिक कचरे के द्वारा प्रदूषित जल और औद्योगिक क्षेत्र में सिंथेटिक जैविक रसायन मिट्टी के रासायनिक प्रदूषण का कारण बनता है। इसको बद से बदतर बनाते हुए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई के चलते मिट्टी का क्षरण एक दूसरी समस्या भी है, क्योंकि इससे क्या होती है, हमें बहुत सारे मिट्टी प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ता है। मानव पर या पशु स्वास्थ्य पर भूमि प्रदूषण का प्रभाव। ठोस अपशिष्ट के प्रसार और रासायनिक पदार्थों के रिसाव के कारण प्रदूषण मिट्टी में फैल गया है। मिट्टी में अवांछित मानव निर्मित सामग्रियों की उपस्थिति मुख्य रूप से कीटनाशकों, पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन PAH और भारी धातुएं शामिल हैं, जो मानव स्वास्थ्य और अन्य जीवित प्राणियों के लिए एक गंभीर रूप से बहुत ही हानिकारक ये स्थिति है, बहुत ही हानिकारक होते हैं। प्रदूषित भोजन और पॉलीथीन आदि खाने से सैकड़ों पशु और पक्षी हर साल मारे जाते हैं। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अवैज्ञानिक उपयोग पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इससे जानवरों में बीमारियां का खतरा बढ़ जाती है और पुरुषों में कैंसर का खतरा 6 गुने तक बढ़ जाते हैं। सिंथेटिक उर्वरकों और अत्यधिक उपयोग के परिणाम स्वरूप पर्यावरण और प्रभावित मानव जीवन को बहुत नुकसान ऑलरेडी होता है। रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट के कारण फसलों के उत्पादन में भी बहुत कमी आई है। इससे मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ साथ पशुओं के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसको बताता है भूमि प्रदूषण यानी मृदा प्रदूषण के कारण होने वाली क्या क्या बीमारियां होती है। मिट्टी में मौजूद रसायन के घातक प्रभाव मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। पॉलीथीन अपशिष्ट जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड जैसे विषाक्त गैसें निकलती है। इस प्रकार ये श्वसन, त्वचा के रोग, पेट के रोग आदि का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। सामान्य तौर पर निर्माण स्थलों पर रखे गए रसायन मिट्टी को प्रदूषित कर सकते हैं। PAH जैसे रसायनों को खुले में रखने से इसका जोखिम का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि यह आसानी से हवा यानी सूक्ष्म जीवों के रूप में इसमें आसानी से हवा में फैल जाते हैं। इसके अलावा निर्माण स्थल की धूल आसानी से हवा में घुल जाते हैं, जो कि सूक्ष्म कण यानी 10 माइक्रोन से कम की मौजूदगी के कारण और भी खतरा बहुत ज़्यादा हो जाती है। निर्माण स्थल पर मौजूद इस प्रकार की धूल से आपका जो धूल के प्रभाव से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और कैंसर इत्यादि बीमारियां होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाती हैं। रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुन मतलब आपका बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा उपयोग ने मिट्टी को प्रदूषित किया है और इसके भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों पर बहुत ही
विपरीत प्रभाव डाला है। जैसे कि अमोनियम सल्फेट का अगर लगातार उपयोग करने से हमारे अगर हम कंटिन्यू अगर उपयोग करते जाएंगे तो अमोनियम सल्फेट का सतत मतलब कंटिन्यू उपयोग होने के कारण आपका अमोनिया का इसका जो जहाँ पे इसका इस्तेमाल की जाती है, अमोनिया का उपयोग फसल द्वारा किया जाता है। सल्फेट आयन धीरे धीरे क्या होती है, मिट्टी में बढ़ती जाती है, जिससे पूरा मिट्टी क्या होती है, एसिडिक हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। इसी तरह से अगर सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट का लगातार उपयोग करेंगे तो भी क्या होती है, इसका भी परिणाम ऐसा ही होता है। नाइट्रेट तत्वों को फसल अवशोषित कर लेती है और सोडियम और पोटेशियम की मात्रा मिट्टी में बढ़ जाती है। अब जानते हो सोडियम बढ़ने से क्या होती है, आपका बीपी हाई हो जाती है। तो फिर ऐसा खाना अगर हम अपने आहार में लेंगे जिसमें सोडियम बढ़ा हुआ होगा तो क्या होगा, हमारा हाइपरटेंशन इत्यादि बीमारी ज़्यादा हो जाती है। सोडियम और पोटेशियम की मात्रा मिट्टी में बढ़ती रहती है। नतीजतन मिट्टी की संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये इसमें पौधे उर्वरक के नाइट्रेट तत्वों का केवल एक अंश का उपयोग करने में ही सक्षम होते हैं और बाकी का जो हिस्सा होता है वो मिट्टी में इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित हो जाती है, जिससे बारिश के पानी के साथ मिलकर मिट्टी में नाइट्रेट आयन की कंसंट्रेशन यानी सांद्रता बढ़ जाती है। इस पानी के उपयोग से नवजात शिशुओं में मैथमैग्लोविनेमिया और ब्लू बेबी रोग नाम की बीमारी इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। मैथमैग्लोविनेमिया में आपका मैथेमोग्लोबिन नाम की एक असामान्य मात्रा, एक्चुअली ये हीमोग्लोबिन का एक ग्रुप होती है, इसकी उत्पत्ति होती है, जिससे परिणाम स्वरूप क्या होती है, वो ऑक्सीजन ले सकता है लेकिन शरीर के ऊतकों को प्रभावी ढंग से इसको रिलीज नहीं कर पाती। तो क्या होगा, ऑक्सीजन हमारे हर जगह नहीं पहुंचेगा। अगर ऑक्सीजन हर जगह बॉडी का नहीं पहुंचेगा तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि सब कुछ ऑक्सीजन से सही होती है। शोध के अनुसार नाइट्रेट आयन कैंसर जैसे बीमारी का कारण हो सकते हैं। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की रिपोर्ट में बताया गया है कि उर्वरक चांदी, निकेल, सेलेनियम, थैलियम, वेनेडियम, पारा, शीशा, कैडमियम और यूरेनियम सहित भारी धातुओं में शामिल होते हैं, जो सीधे मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरा पैदा करते हैं। ये गुर्दे, फेफड़े और इसके अलावा यकृत के कई प्रकार के रोगों के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। उर्वरक के कारण मस्तिष्क कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलन कैंसर, लिम्फोमा और सफ़ेद रक्त कोशिका की कमी लगभग 6 गुना तक बढ़ने की संभावना या पॉसिबिलिटी हो सकता है। पिछले दशक में दुनिया भर में कृत्रिम जैविक रसायनों का उत्पादन करीब 4 गुना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। हाल के अनुमान के अनुसार प्राकृतिक सामग्री से करीब 40 लाख से अधिक रसायनों को पृथक किया गया, अलग किया गया, उसके संश्लेषित किया गया। हमारे दैनिक जीवन में इस तरह के 60,000 से भी अधिक रसायनों का उपयोग किया जाता है। इन फिगर्स को आप याद रखेंगे, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। लगभग 1500 रसायनों का उपयोग कीटनाशकों में, 4000 दवाओं और अर्ध दवाओं में, जबकि 5500 खाद्य पदार्थों की सक्रिय सामग्री के रूप में हम सामग्री के रूप में उपयोग करते हैं। शेष 49,000 का वर्गीकरण औद्योगिक और कृषि रसायन, ईंधन और लाख, सीमेंट, सौंदर्य प्रसाधन, प्लास्टिक और
फाइबर जैसे उपभोक्ता उत्पादों के रूप में मोटे तौर पे किया जाता है या किया जा सकता है। इनमें से कुछ ये पाए गए हैं कि इनमें से कुछ या सभी रसायन हमारे काम और आवासीय परिसर में हवा, पानी, मिट्टी के प्रदूषक के रूप में होते हैं या लेते हैं। उत्पादन और उपयोग के दौरान जो छोड़े गए रासायनिक रसायन जो होती है, ऐसे रसायनों के लिए पूरा वातावरण एक कचरे की टोकरी की तरह बन जाती है। और अगर ये रासायनिक प्रदूषण, इसकी जो प्रक्रिया ये आपका कंटिन्यूसली मतलब निरंतर बनी रहती है, अगर ऐसा होता है तो ये जीवन क्या होती है, जीवन का अस्तित्व क्या हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए समय रहते उसको हमें सही करना बहुत आवश्यक होता है। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का निर्माण रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से होता है। यह एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस इफेक्ट है या ग्रीन हाउस गैस है जो तापमान बढ़ाती है। उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स, उर्वरक किसी पदार्थों के कुल नाइट्राइज का 77% हिस्सा होता है, इसको याद रखेंगे। नाइट्रोजन उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण भूजल में भी प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि पानी के जिसके जब पानी जो अंदर जाती है ज़मीन के अंदर, उसमें भी ये सारा चीज़ें घुल जाती है। उसके बाद जब आप चापाकल या मतलब ट्यूबवेल या फिर कुएं से जब पानी का उपयोग करते हो तो आपके बॉडी पे, हमारे बॉडी पे ये आ सकते हैं, जिससे क्या होती है, हमारे समस्याएं बढ़ सकती है। यूरोपीय संघ के द्वारा कीटनाशक पर प्रतिबंध, खासकर आपका जो ये पार्ट आती है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर प्रश्न बहुत अच्छे पूछे जाते हैं कि उत्पादन और उपयोग के दौरान जो छोड़े गए जो रसायन होती है वो पूरे वातावरण में एक कचरे की टोकरी की तरह बन जाती है, और ये रासायनिक प्रदूषण की प्रक्रिया कंटिन्यू बनी रही तो हमारे जीवन ही एक समय खतरे में हमारे जीवन का अस्तित्व क्या हो जाएगा, खतरे में आ जाएगा। इसलिए नाइट्रस ऑक्साइड गैस का निर्माण रासायनिक उर्वरकों के रूप में होता है। ये एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जो तापमान बढ़ाती है, याद रखना। कौन सा? नाइट्रस ऑक्साइड गैस। ये एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे आने वाले टाइम पे पूछने की बहुत पॉसिबिलिटी भी है, संभावना भी है। उर्वरक कृषि मिट्टी के कुल नाइट्रस का 77% हिस्सा होता है। नाइट्रोजन उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण भूजल में भी प्रदूषण की समस्या बढ़ गई है, क्योंकि ये जल जो जाती है मिट्टी से होते हुए जाती है, तो मिट्टी में जो भी कण रहेंगे उसका प्रभाव जल में होती है। इसलिए ट्यूबवेल, चापाकल का यानी कि ट्यूबवेल हो गया या कुआं हो गया या पोखरा जो होती है मतलब पॉन्ड होती है, ये सारे हो गए, इनके पानी में भी ये सारी समस्या देखी जाती है, क्योंकि कई ऐसे जगह है जहाँ पे खाली जहाँ पे आपका भूजल का यानी ज़मीन के नीचे के पानी का काफ़ी उपयोग की जाती है। ये समस्या भी काफ़ी बढ़ गई है। यूरोपीय संघ के द्वारा कीटनाशक पर प्रतिबंध, ये आप याद रखना क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे जाने के बहुत पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय कोशिश है इन प्रदूषणों पर नियंत्रित करने का। मधुमक्खियों को बचाने के लिए यूरोपीय संघ ने, इसका याद रखना, मधुमक्खियों को बचाने के लिए यूरोपीय संघ EU ने हाल ही में 2 साल तक, याद रखना, 2 साल तक नियोनकोटिनॉइड, याद रखना इसको, नियोनकोटिनॉइड नामक रसायन से बने कीटनाशकों को पर प्रतिबंध लगा दिया है। कौन सा? नियोनकोटिनॉइड। इसका नाम याद रखना, नाम पर ही क्वेश्चन आएंगे इसमें कि किस पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे कुछ देशों ने पहले से ही इस नियोनकोटिनॉइड पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूरोपीय संघ का कहना है कि जब मधुमक्खियां इन कीटनाशकों पर छिड़काव, मधुमक्खियां इन कीटनाशकों के छिड़काव से प्रभावित फूलों का रस लेती है तो वे उनके साथ संपर्क में आ जाती है और उससे क्या होती है, जिसमें उनमें कई तरह के रोग फैल जाते हैं, उससे उनकी मौत हो जाती है।
और आप जानते हो इकोसिस्टम में सबका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए ऐसे इस तरह के जो रसायन है, कीटनाशक इत्यादि है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत में भूमि प्रदूषण के वजह से रोग, कुछ डेटा है, इस डेटा को आप लोग याद रखेंगे, खासकर जो न्यूमेरिकल डेटा है, परसेंटेज में जो दिया गया है, जैसे कितने परसेंटेज के ऊपर बातें कर रहे हैं, इसमें से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। पंजाब और हरियाणा जैसे कृषि राज्य में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल नवीनतम उदाहरण है। अब यहाँ से आपका नोट करेंगे, एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, किस साल के अकॉर्डिंग है। वर्ष 2013-14 के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का उपयोग क्रमशः 56.8, 13.5 और 1 था, जबकि हरियाणा में 64, 12.8 तथा 1 और वैज्ञानिक अनुपात इसका 4:2 था। देश के विभिन्न भागों में मिट्टी में 89% नाइट्रोजन, 80% फास्फोरस, 50% पोटेशियम और 41% सल्फर, 49% जस्ता और 33% बोरोन की कमी है। पंजाब में अनाज उत्पादन और इसके अलावा जो उर्वरक खपत का अनुपात, जो कि देश की सबसे अधिक रासायनिक खपत वाला राज्य है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। वर्ष 1992 और 93 के बीच में पंजाब में अनाज उत्पादन में गिरावट पाई गई थी। पंजाब की उपजाऊ मिट्टी की गुणवत्ता बड़े पैमाने पर कम हो रही है, जिससे पंजाब की कृषि में स्थिरता गिरती दिख रही है। वर्ष 2010 में पंजाब में आयोजित लाइव मिट्टी अभियान से ग्रीन पीस द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला कि क्या पता चला, पंजाब में रसायनों की उपयोग अत्यधिक मात्रा में, कितना अत्यधिक मात्रा में बढ़ गया है। पिछले 40 इयर्स में भटिंडा में अकेले यूरिया के 750% बढ़ गया है, मतलब 7.5 गुना। सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि किसान रसायनों के कारण होने वाले नुकसान की जानकारी रखते हैं, लेकिन उनके पास इसके इस्तेमाल न करने का कोई विकल्प नहीं है। उनको पता तो है, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए उनको करने पड़ते हैं। कैंसर की बढ़ती घटनाएं, पंजाब में भटिंडा, फरीदकोट, मोगा, मुक्तसर, फिरोजपुर, संगुरर और मनसा आदि जिलों में किसान बड़ी संख्या में कैंसर से पीड़ित हैं। पंजाब विश्वविद्यालय में स्थित विज्ञान और पर्यावरण केंद्र तथा PGI चंडीगढ़ द्वारा किए गए अध्ययन से ये पता चला है, ये खुलासा हुआ है कि कीटनाशक के अत्यधिक उपयोग के कारण इन जिलों में कैंसर का खतरा या कैंसर का प्रसार खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। पंजाब सरकार ने अब उन कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया है जिनका असर एक निश्चित प्रांत के भीतर बहुत खतरनाक साबित होता है या साबित हुआ है। फिर जहरीला भूजल मतलब मिट्टी के जमीन के नीचे का जो जल होती है, जैसे कुएं से जो निकलती है या ट्यूबवेल चापाकल से जो निकलती है, वो रोगों से फसलों को बचाने के लिए कीटनाशक का बहुत छोटा सा हिस्सा प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो वास्तव में जो इसका वास्तविक उद्देश्य पूरा तो करता है, इसका एक बड़ा हिस्सा हमारे विभिन्न जल के स्रोत में जाके मिल जाती है, पहुंचता है, और इसको ये भूजल को प्रदूषित करता है। जमीन के नीचे जो पानी होती है उसको, जमीन में इस रसायनों के रिसाव के कारण कई स्थानों का भूजल बेहद जहरीला हो गया है। इतना ही नहीं, ये रसायन बाद में नदियों तालाबों में घुल मिल कर जाते हैं, जिससे जलीय जीव, जानवर और पक्षियों पर बहुत बुरा असर पड़ता है।
यहाँ तक हमने देखा हमने मिट्टी प्रदूषण। इसके बाद हम कल के क्लास में करेंगे ध्वनि प्रदूषण के बारे में। ध्वनि प्रदूषण बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि ध्वनि प्रदूषण अगर बढ़ती है तो उससे हम कई तरह के बीमारियों से, जैसे याददाश्त की कमी, कंसंट्रेशन पावर में कमी होती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाती है, डिप्रेशन ज़्यादा हो जाती है। ये सारे बहुत से कारण होते हैं और इनसे हम कैसे इसका निजात पाएंगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आप सब योग के छात्र हो, आप जान लोगे कि इन सब से बहुत ज़्यादा मात्रा में जो हमें जो पॉजिटिव रिजल्ट मिलती है, अगर हम शुद्ध वायु में अगर हम प्राणायाम करते हैं या अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत अच्छा रिजल्ट आती है अनुलोम विलोम से। क्योंकि अगर आप सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग में क्या होती है, पॉल्यूशन का लेवल काफ़ी कम होता है, तो उस समय अगर आप जाके प्राणायाम करते हो किसी पार्क में, बहुत अच्छे से पार्क जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हो, तो उस समय ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा होती है और बाहर के पॉल्यूशन की मात्रा कम होती है। तो ये दोनों क्या करता है, सपोर्ट। इसी जगह में हमें रहनी है, हमें नया दुनिया तो हम अभी जा नहीं सकते, जो जहाँ पर है वही काम करेंगे। तो हम थोड़ा समय को चेंज कर सकते हैं कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब आपका सुबह का जो मॉर्निंग टाइम होती है 3 से 5 के अंदर का, उस टाइम में अगर हम जाके अगर हम अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम इत्यादि करते हैं तो उस समय का ऑक्सीजन लेवल बेहद ज़्यादा हाई होती है और पॉल्यूशन लेवल काफ़ी कम होता है और हमारे मन की एकाग्रता काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ऐसा करने से हमारे अंदर इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होती है और हमारे खुद के अंदर एक पावर जनरेट होती है कि इस तरह के जो बाहरी लोगों का हम उसका सामना कर सकें और हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सारे योग से हम इनको काउंटर कर सकते हैं और इसमें बहुत शोध हो रही है, बहुत रिसर्च हो रही है और इसका नई नई चीज़ें, बहुत सी चीज़ें सामने आ रही है। इसलिए योग के इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान भी है। अगर आपके एग्ज़ाम में कभी ऐसा आता है कि इन पॉल्यूशन से बचने का उपाय, तो बचने के उपाय में से ये सब हम लिख सकते हैं या हम अपने जीवन में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप सबका धन्यवाद। हम अगले क्लास में करेंगे ध्वनि प्रदूषण। थैंक यू सो मच।